स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो और बोर्ड क्लियर हो रहा हो तो थोड़ा सा रिप्लाई करिए। आ रही है आवाज़? बोर्ड क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए, आज हम लोग नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन पर डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात हम लोग फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, ये सब डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन पर डिस्कस करेंगे। आप ये देखिए, रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को देखें। अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो ये एक रिएक्शन अगर हम बनाएं यहाँ पर, तो आप ये देखते हैं, इसके रिएक्शन में हम लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, इसके बाद एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी, ये एनर्जी, ये हम लोग देखते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि और भी रिएक्शन आपको लिखे हुए मिलते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ये आपको लिखा मिलता है। और C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP, ये रिएक्शन आपके सामने आते हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रेस्पिरेशन में क्या देखा जा रहा है। जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन के दौरान आप देखेंगे प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ये शो ये कर रहा है कि एक मोल ग्लूकोज में इतनी एनर्जी है। और दूसरा रिएक्शन आपको क्या शो कर रहा है कि वही चीज़ यहाँ पर है, C6H12O6 प्लस 6O2, कार्बन डाइऑक्साइड H2O यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। फिर यहाँ पर ये लिखा गया 38 ATP। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, यहाँ पे देखिएगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ATP के रूप में परिवर्तन हो जा रहा है। ATP के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो रिलीज ऊर्जा है, उस ऊर्जा का लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो दूसरे फॉर्म में परिवर्तन हो जा रहा है, बायो एनर्जी के रूप में परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम ATP कहते हैं। और इसकी जो संख्या हो रही है यहाँ पर 38 ATP दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक,
इसी तरह से आप एक रिएक्शन और देख रहे हैं, यहाँ पर 36 ATP आपने देखा है, 36 ATP आप देख रहे हैं, और वही बात है, ये कहाँ पे पाया जाएगा? इन यूकैरियोट्स। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे क्यों 38 क्यों 36 है, इसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे हम केवल ये देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। ओके, तो हम ये देखें, सबसे पहले हम ये देखें कि हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन क्या है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, भोजन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण किए हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो आप ही क्या देख रहे हैं कि रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, और एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है। तो यहाँ पर हम ये क्या देखेंगे कि एक बात सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में है। इसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं, छोटे छोटे यौगिक बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे कि ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो आप क्या कहेंगे? इट इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। ये कैटाबोलिक प्रोसेस हो गई। अब जरा देखिए, कैटाबोलिक प्रोसेस आपने इसको देख ही लिया। तीसरी बात आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो क्या हो गया? यह क्या होती है? एक्सोगोनिक प्रोसेस है। एक्सोगोनिक एंड एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस हो गई। ठीक, अगर यहीं पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती, एनर्जी आ रही होती, ली जाती, ट्रैप किया जाता जैसे फोटोसिंथेसिस में, तो यहाँ पर एंडोगोनिक हो जाता या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती। ठीक है, तो ये चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, इसके डिफिनीशन में देख रहे हैं। तो हम कह क्या सकते हैं कि रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या फूड जो होते हैं, ऑर्गेनिक जो फूड होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, और यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक, एक्सोगोनिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम ये देखें कि ये जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है हीट के रूप में, लेकिन लिविंग बॉडी में वह कन्वर्ट हो जा रही है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में वो स्टोर हो रही है, सिंथेसाइज हो रही है, और फिर उस एटीपी का उपयोग, अब ज़रा देखिए कैसे। यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझिए, एक जनरल वे, ना तो आप इसके फिगर पे ध्यान देंगे, न ही आप किसी इसके कॉन्सेप्ट पे, केवल अपने एक फॉर्मल वे में आप देखेंगे। सपोज करिए कि एक सेल है। अब इस सेल में जैसे मान लीजिए एक ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज का हम कोई पार्ट दिखा नहीं रहे, यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और क्या बना? यहाँ पर एनर्जी किस रूप में है? हीट के रूप में है, और इस एनर्जी का ये कन्वर्ट सेल में किसके रूप में हो जा रही है? एटीपी। ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? बायो एनर्जी। ये क्या हो गई? ये बायो एनर्जी हो गई। अब इस बायो एनर्जी का उपयोग, जैसे मान लीजिए
अब ये सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज की बॉडी में ये एटीपी यहाँ पर पाई जा रही है। इस एटीपी का उपयोग, जैसे मान लीजिए कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसेस होना है, जैसे सपोज करिए कि हम ग्लूकोज को, अगर हम ग्लूकोज को 6 फास्फेट में तोड़ रहे हैं तो इसको तोड़ने के लिए इस सेल को एनर्जी चाहिए। जब इसको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी? इसी एटीपी से मिलेगी। इसी एटीपी का उपयोग करेगा जब ये एटीपी एडीपी में ब्रेक डाउन होगी। तो समस्त बायोलॉजिकल प्रोसेस को, सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को सेल में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है उसको चलाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एटीपी से। और जब ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। तो ये सिंपल सी बात हुई, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ हुआ कि एटीपी का उपयोग कैसे हमारी बॉडी में या सेल में किस रूप में किया जाता है। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, जहाँ पर सिंथेसिस होना हो, जहाँ पे फार्मेशन होना हो, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत हो, जहाँ पे किसी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो, जहाँ किसी चीज़ को जोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसी एटीपी का उपयोग किया जाता है। अब हम ये देखें कि रेस्पिरेशन कितनी प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पाइरेशन। अब आप इसको देखिए। नंबर 1 एरोबिक रेस्पाइरेशन। दूसरा क्या होगा? आयन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आयन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं भैया। अब आप यहाँ पे देखिए, हम एक डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। अब जानते हैं आप एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो, ये ऑक्सीजन जब यूज होता है तो वह एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसका रिएक्शन आपने लिखा है C6H12O6 + 6O2, फिर एरो आपने लिया 6CO2 + 6H2O प्लस यहाँ पर आप एनर्जी लिख दीजिए, जैसे 38 ATP। ये जो एनर्जी रिलीज हुई एटीपी के रूप में सिंथेसाइज हो गई ये। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है, इसलिए यह एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और इसमें जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ये आप जानते हैं। दूसरी बात आपने ये देखा, दूसरी बात क्या है भैया? आयन एरोबिक रेस्पाइरेशन। आयन एरोबिक रेस्पिरेशन, आयन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। इस जगह आप क्या देखेंगे, क्या पा रहे हैं? यहाँ पे क्या है? C6H12O6, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऐसे कर ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है?
पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, फिर यहाँ पे क्या बन गया, पायरुविक एसिड, फिर एस्टल्डिहाइड, यहाँ पे क्या बन गया, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे देखिए आप ये देखेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं पर उपयोग नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन एनिमल, ये एनिमल में होगा और ये कहाँ होगा, इन प्लांट्स। ये देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान, ब्रेकडाउन के दौरान आप ये देखेंगे प्लांट के केस में इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ये एथिल अल्कोहल, एथेनॉल होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, जब ऑक्सीजन एब्सेंस होता है एनिमल के केस में तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड होता है। और यह प्रायः मसल्स में, जैसे हम लोगों की मसल्स में आप देखेंगे ये प्रोसेस होता है। कभी कभी हम लोग करते क्या हैं कि जब रनिंग लगा देते हैं तो जितनी ऑक्सीजन हमको चाहिए उस समय वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस समय क्या होता है, हमारी मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो मसल्स में ये एकत्रित हो जाएगा और हमको वहाँ पर थकावट होती है। तो एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिएगा, अगर लैक्टिक एसिड यहाँ पर है ना, कहाँ, इन मसल, तो क्या हो जाएगा, थकावट, फैटिग, थकावट की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आया। तो ये बात आप याद रखेंगे, इस बात को जरूर याद रखेंगे। अभी हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे आगे चल करके, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अलग से इसका रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, ठीक, यहाँ पर कौन से एंजाइम्स होंगे, फर्मेंटेशन क्या होगा, फर्मेंटेशन के दौरान इसको हम डिस्कस करेंगे। ये यहाँ सिंपल सी बात को हम समझ लें कि प्लांट के केस में एंड प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल, एनिमल के केस में एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होगा। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही है। और इन दोनों के दौरान, इस दोनों प्रोसेस के दौरान अगर प्लांट में हो रहा है या एनिमल में हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि 28, इसको एक रिएक्शन के रूप में मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए C6H12O6 एरो C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 28 किलो कैलोरी। कहीं कहीं पर आपको 50 किलो कैलोरी या 48 किलो कैलोरी मिलेगा, आप परेशान मत होइएगा, वो भी सही है। ठीक, तो आप ये देखिए, चाहे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो, एनिमल में ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, चाहे प्लांट के केस में हो रहा हो, दोनों में ये कंडीशन पाई जाएगी। अंतर सिर्फ ये है कि प्लांट में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनिमल में लैक्टिक एसिड। बस यही बात याद रखिएगा। वैसे और अगर आपको याद रखना है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग याद रखना है, तो आप ये भी जान लीजिए कि प्लांट के केस में जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, जबकि एनिमल के केस में
एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे हम देखते हैं इसको। जब हम फर्मेंटेशन देखेंगे तो वहीं पर सारे रिएक्शन को देख लेंगे। चलिए आगे, ये तो आपने देखा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। अब हम देखें टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या कौन होगा? फूड, जिससे हमको एनर्जी मिलनी है, जिसका हमें क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होना है, एनर्जी के लिए ऑक्सीडेशन होना है। तो इस क्लासिफिकेशन को दिया था बाय ब्लैकमैन। किसने दिया? ब्लैकमैन ने दिया। और इसके अकॉर्डिंग जो रेस्पिरेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब आप यहाँ पे देखिए कि सबस्ट्रेट के रूप में या भोजन के रूप में जब कार्बोहाइड्रेट या लिपिड उपस्थित होगा तो उस तरह के रेस्पिरेशन को हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। अर्थात जैसे हम ये देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन होना है और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए नहीं है तो लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा। तो आप बात समझ गए होंगे। तो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट या लिपिड होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसको हम कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और जब प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा, ये भोजन के रूप में क्या होगा? प्रोटीन होगा, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट बात है या अपने कॉन्सेप्ट की बात है, अपने समझने की बात है। इस चीज़ को अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए हम ये देखते हैं हमें एनर्जी किससे प्राप्त होती है। हमें एनर्जी मुख्यतः तीन प्रकार के फूड से प्राप्त होती है। वह कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, फिर किससे प्राप्त होती है? लिपिड से प्राप्त होती है, फिर किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से प्राप्त होती है। इसके बाद जब प्रोटीन ख़त्म हो जाता है, जब प्रोटीन ख़त्म, अदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन आप ये जो सोचिए भोजन के रूप में मुख्य रूप से ये तीन भोजन हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। और जब ये दोनों अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर किसका ऑक्सीडेशन होता है? प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा। और जब प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमारे सेल में नहीं रह जाएगा तो वो सेल डेड हो जाएगी, या वह एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो डेड हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत मोटा होता है और वो भूख हड़ताल पे बैठ गया, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा। धीरे धीरे आप क्या देखेंगे? सबसे पहले उसकी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा, जिससे उसको एनर्जी मिलती रहेगी। फिर कार्बोहाइड्रेट जब ख़त्म होगा तो उसकी बॉडी से लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा, और जब लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या हो, जो फैटी था वो पता लगा कि अब पतला होने लगा। और जब फैट ख़त्म हो जाएगा तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा ऊर्जा के लिए, और जब प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अक्सर सुनने में आता है कि अनशन पे बैठे थे इतने दिन तक और वो ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो भोजन या एनर्जी के लिए कोई भी भोजन नहीं बचेगा। तो समझ लीजिए प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन
यहाँ पर एक क्या कंडीशन ला सकता है। आगे देखिए, अब हमको ये देखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर हम किसी सेल में रेस्पिरेशन का डिस्क्रिप्शन कर लें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स का रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिर रह जाएगा मनुष्यों में ब्रीदिंग, जो आपके सिलेबस में है। उसको जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाने लगेंगे उस समय केवल हम ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जरा देखिए यहाँ पर, इसको एक फिगर के द्वारा आप समझिए सेलुलर रेस्पिरेशन को। ये देखिए, ये हमारी सेल है, ये क्या है, सेल, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन जो भी है, हम कार्बोहाइड्रेट देखें, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वह ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ। ग्लूकोज अब कहाँ पे आ गया, हमारी सेल में। अब देखिए ग्लूकोज हमारे सेल में आया, फिर ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, किसमें हुआ, पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हुआ। फिर आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, आप ये देखेंगे, ये इसे आप पहचान रहे होंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड अब यहाँ पर आया, पायरुविक एसिड का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, क्या बन गया, एसिटिल कोएंजाइम ए, और एसिटिल कोएंजाइम ए से फिर क्या होगा, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा। और यहाँ से जो भी हाइड्रोजन, यहाँ से जो भी हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन है, ये सब कहाँ पे आएंगे, इसके क्रिस्टी पे आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ETS। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन, ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिसिस। ये देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए, ये तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन कौन कौन से हैं, इस सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन से टाइप आएंगे, वो चीज़ केवल यहाँ पे है। देखिए ग्लूकोज, ये क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हुआ। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। और इस पायरुविक एसिड का अब यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तन हो रहा है। फिर ये क्या प्रारंभ करता है, क्रेब्स साइकिल प्रारंभ करता है। और क्रेब्स साइकिल के दौरान जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, या ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो क्या शुरू करते हैं, ETS शुरू करते हैं। और यह ETS कहाँ पाया जाएगा, क्रिस्टी पर पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, क्रिस्टी पर पाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत कौन कौन आया, ग्लाइकोलिसिस आ गया, दूसरा कौन आया, क्रेब्स साइकिल आ गया, और तीसरा कौन सा आया, ETS आ गया। कौन आ गया, ETS आ गया। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक और होता है, उसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड या सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, उसको हम अलग से पढ़ेंगे ही। अब जरा देखिए ये कहाँ पे हो रहा है, फिगर से आपको पता चल रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म, सिंपल सी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे नो ऑक्सीजन। अभी हम ऑक्सीजन की भी चर्चा करेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सीजन की भी बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। इतनी बात को केवल ध्यान में रखिए, कैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ये चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके,
फिर क्रेब्स साइकिल और ETS ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंस है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको हमें ये सोचना है कि ये कौन सा रेस्पिरेशन हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ये हो गया, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब आप ये सोचिए कि ग्लाइकोलाइसिस या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है। अब आप प्रोकैरियोट्स की बात हमने किया था। अब आप ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है? क्रेब्स साइकिल हो रही है, ETS हो रही है। ठीक। अब हम डिस्कस किसको करें? ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करें। ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन गया तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं गलत कर पाएंगे, और नहीं बना तो आप रटते रहिए। क्वेश्चन इधर से उधर थोड़ा सा कर दिया तो आप कभी सही नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। अब जरा देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ पे पाई जाएगी? ग्लाइकोलिसिस। ठीक, कहाँ पे होगा ये आप जानते हैं। हम देखें, यहाँ पे देखते चलिए भैया। जैसे क्या है? 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज। अब जरा देखिए, इस 1 मोल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन क्या हुआ? यहाँ पे आप कहेंगे फास्फोरिलेशन हुआ। ये बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। ध्यान से देखिए यहाँ पे ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखिए ATP ADP। अब ये देखिए इस रिएक्शन में देखिए ग्लूकोज को एक्टिव करने के लिए अर्थात ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब ग्लूकोज को एक्टिव फॉर्म में बदलेगा और उसको बदलने के लिए एनर्जी चाहिए। इसके साथ साथ क्या चाहिए? कुछ एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आयन। एंजाइम कौन सा होना चाहिए? हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद रखेंगे। हर स्टेप में एंजाइम याद करना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आइसोमराइजेशन हो रहा है। ये आइसोमर है, तो यहाँ पर जो भी एंजाइम रहेगा तो वहाँ सेंटेंस जुड़ जाएगा आइसोमेरेज। अगर आप बात को समझ रहे हैं तो एंजाइम वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे देखें आगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब ये देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। अब ये देखिए यहाँ पर इसके फास्फोरिलेशन के लिए ये देखिए यहाँ दूसरे मार्कर से थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए ATP लगी। ये देखिए ATP का यूज हो रहा है। अब सोचिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में, मतलब इसमें एक फास्फेट को ऐड करने के लिए यहाँ पर ATP की आवश्यकता हो रही है।
ओके। अब यहाँ पर एंजाइम कौन होगा? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये देखिए फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। यहीं से इसके बाद से ही हमको एनर्जी मिलने लगेगी, ग्लूकोज से एनर्जी मिलने लगेगी। अभी तक ग्लूकोज क्या हुआ आप ये देखिए, यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या हुई? 6 कार्बन, सब 6 कंपाउंड हैं। फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट का एक रूप है। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जब एक फास्फेट और ऐड हुआ तो 1,6 बाईफास्फेट बना। अब ये आ गया वेल एक्टिव फॉर्म में, खूब एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। अब आगे जाकर के एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उस एंजाइम को हम कहते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इसीलिए इस एंजाइम को ईएमपी पैथवे का पेस मेकर भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, पहले इसको हम स्टेप को देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे अब हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए ये थ्री फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, अब इसकी स्प्लिटिंग हो गई। 3 कार्बन कंपाउंड, यहां पे क्या बना? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। एंजाइम यहाँ का कौन होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये एंजाइम होगा एल्डोलेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों यहाँ पर ये देखिए इंटर कन्वर्जन कंपाउंड। फिर अब हम एक स्टेप को ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रोसेस होगी वही चीज़ यहाँ भी होगी। इसको हम ये ना देखें, इसको हम ये इस रूप में ना देखें, इसको आप इस रूप में देखिए। अर्थात 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ जो देख रहे हैं इसको भी अपने दिमाग में 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाइए। अब हम ये देखें कि 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनेगा? 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम किया है। यहाँ पे हम क्या कर दें? देखिए 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, यहाँ पे एक फास्फोरस जुड़ रहा है H3PO4। और यहीं से अब आप ये देखिए कि अब ये यहाँ से हाइड्रोजन जब रिलीज होगा NAD आयन, तो यहाँ बन जाएगा NADH, ये बन गया। समझिएगा। अब इसको हम 2 लिख रहे हैं, यहाँ हम 2 लिख रहे हैं। क्यों 2 लिख रहे हैं? ये तो एक है, हम इसको भी देख रहे हैं। ठीक, इसका मतलब इसके 2 मोल हम ले रहे हैं, इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। फिर इसके बाद आप ये देखें आगे इसमें क्या होगा कि अब सोचिए एनर्जी अब रिलीज हो रही है, एक्टिवेट हो गया। अब ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये इस एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान 1,3 बाईफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर इसको हम कहेंगे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड।
आप जरा देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस बीच में अब आप देखिए यहाँ पे ये 2 ADP ने फास्फोरस को लिया, ATP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, आगे जरा देखिए, हर जगह इंजाइम, बिना इंजाइम का कोई स्टेप नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे इंजाइम के लिए बहुत परेशान ना होइएगा। जहाँ जैसे जिसकी सिंथेसिस हो रही है या जो भी रिएक्शन हो रहा है, जिस प्रकार की प्रोसेस हो रही है, उसी तरह का यहाँ पे इंजाइम होता है। अब आगे जरा देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद 2-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, फिर यहाँ पे जरा देखिए 2-फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड, ये जरा देखिए 2-फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड के बाद आप जरा यहाँ देखिए ये 2-पायरुविक एसिड, ये देखिए एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर एंड प्रोडक्ट के रूप में। और आप ये जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड लिख दे रहे हैं 2 ADP, यहाँ पे बन गया 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, और यहाँ पे आप ये देखिए इस जगह पे H2O निकलती है। ये रिएक्शन में कुछ चीज़ें यहाँ ज़रूरी है, इसको आप जानते रहिएगा, स्टेप याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे ATP निकल रही है, कहाँ पे जुड़ रही है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसको हम फिर से देखते हैं। देखिए भैया, ग्लूकोज का यहाँ पर क्या हो रहा है, फास्फोरिलेट हो रहा है, फास्फेटीकरण हो रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट हो रहा है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको EMP पैथवे का क्या कहेंगे, पेसमेकर कहा जाता है। आगे देखिए, अब फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट की स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग में 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ठीक है, फास्फेट। अब फिर ये हमको देखना है कि इन स्टेप्स के दौरान एनर्जी, यहीं से हमको एनर्जी मिल रही है, इस स्टेप के दौरान हमको एनर्जी मिल रही है और कहाँ कहाँ हमको एनर्जी मिल रही है, इस चीज़ को हम देखें तो आप ये प्रकार से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स। और आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, ये केवल एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेशन स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस का ये एक्टिवेशन स्टेप्स हो गया और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स हो गया। ये चीज़ अब हमको ये देखना है, ध्यान देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको ये देखना है कि ग्लूकोज का 1 मोल हमने लिया और इस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के 1 मोल के ब्रेकडाउन से हमको एंड प्रोडक्ट के रूप में पायरुविक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। एंड प्रोडक्ट इसका पायरुविक एसिड हुआ। ओके, एक बात। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं, ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। इसको एक्टिवेट करने के लिए एक ATP और ये दूसरी ATP, इसको एक्टिवेट करने के लिए 2 ATP मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। 2 बार,
ठीक है। अब हम तीसरी बात ये करें कि ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप में हमको कहाँ कहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है। देखिए यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में हमको एनर्जी मिल रही है। इस एनर्जी को हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, अभी हम बताते हैं क्या होगा। क्लियर। अब जरा देखिए, फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एनर्जी 2 ATP मिल रही है और यहाँ एनर्जी 2 ATP मिल रही है। ओके, अब हम अगर इसका डिस्कस करें तो हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज के 1 मोल के ऑक्सीडेशन से साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसका जो एंड प्रोडक्ट है क्या है, पायरुविक एसिड हो गया। ठीक। दूसरी बात, एक्टिवेशन के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए 2 ATP की जरूरत है, ये आवश्यक 2 ATP जरूरी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल एनर्जी फॉर्मेशन, कुल ऊर्जा का निर्माण यहाँ पे कितना हो रहा है, आप जरा देखिए। यहाँ देखिए ऊर्जा यहाँ पे बन रही है, फॉर्मेशन 2 ATP, कुल कितने ATP, 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, अब जरा देखिए एक्टिवेशन में खर्च कितना हुआ। नेट गेन को हम देखें, नेट गेन ऑफ ATP, शुद्ध लाभ ATP का। अब आप जरा देखिए कितना फॉर्मेशन कितना हुआ, 4 ATP, खर्च कितना हुआ, 2 ATP एक्टिवेशन के लिए, तो बना कितना, बचा कितना, 2 ATP। ये नेट गेन होगा, शुद्ध लाभ होगा। ग्लाइकोलाइसिस में भैया, ग्लाइकोलाइसिस में ये शुद्ध लाभ 2 ATP का हो रहा है। फॉर्मेशन अगर आपसे कहा जाएगा तो 4 ATP का हो रहा है, और कितने ATP का यूज हो रहा है तो 2 ATP का हो रहा है। अब जरा यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पे कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे करके इसको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी ATP molecules are प्रोड्यूज लिखिए, चलिए प्रोड्यूज ना लिखें, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी ATP molecules net gain, how many ATP molecules net gain। थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये देखिए, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 1 जरा देखिएगा यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पे 10, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4। अब जरा देखिए, हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान नेट गेन कितना होता है,
2 ATP। ये तो ऑप्शन नहीं है कहीं पे, नहीं है। अब हम क्या करें, अब हम अगर नहीं जान रहे हैं तो क्या करेंगे कि 2 नहीं दिया है तो यहाँ पे 4 दिया है तो 4 मार देंगे, गलत करेंगे तो यहाँ ये गलती होती है। अब इस बात को हमें जानना है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपने ये देखा 2 ATP का नेट गेन हो रहा है, लेकिन एक पक्ष को हमने अभी छोड़ा है। ये देखिए, इस पक्ष को हम छोड़ करके रखे हैं। आप ये समझिए, ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए ये पूरी सेल है और इस सेल के दौरान यहाँ पे आप देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड यहाँ पे बना और यहाँ पे क्या निकला, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को ग्रहण कौन किया, NAD, जो कि कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसने हाइड्रोजन को, किसके हाइड्रोजन को, ग्लाइकोलाइसिस के हाइड्रोजन को इसने रिसीव किया। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मालूम है कि क्या है, ऑक्सीजन है। और ये प्रोसेस किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। और जब NAD से NADH यहाँ पे बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान यहाँ पर एक NAD से यहाँ 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कितने NADH हैं, 2। इस प्रकार से कुल 6 ATP का यहाँ पे और शुद्ध लाभ हो गया, और शुद्ध लाभ हो गया। तो 6 ATP का शुद्ध लाभ यहाँ हुआ और 2 ATP का शुद्ध लाभ यहाँ पे हुआ, डायरेक्ट 2 ATP का। इस तरह से 6, 2, 8 और हमारा आंसर क्या होगा, 8 ATP का नेट गेन होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब जरा देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई। अगली इंपॉर्टेंट बात यह हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में नेट गेन ATP 2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नेट गेन 6। तो 6, 2, 8 हो गया टोटल नेट गेन। अब आप सोचिए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो रहा है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है एरोबिक और एनएरोबिक की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ऑक्सीजन या एरोबिक और एनएरोबिक के बीच की संयोजक कड़ी होती है। ठीक है, अब जरा देखना है, अब हमें देखना है कि समझिएगा, चलिए भैया अब हम इसके दूसरे पहलू को देखें। देखिए अब ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, विचार करना है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे हमें ये मालूम है कि इस ग्लूकोज में कितनी एनर्जी है, 686 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। अब आप सोचिए यहां पे कितना खर्च हो रहा है, एक एटीपी से एडीपी में जब परिवर्तन हो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, हम इसको 7 किलो कैलोरी लेके चल रहे हैं, मोटा मोटा हिसाब। यहां भी 7 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च हो रही है। जरा देखिए खर्च हुई। फिर इसके बाद यहां 2 एटीपी है, 7 गुणे 2 बराबर 14 एटीपी का 14 किलो कैलोरी, 14 किलो कैलोरी। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ भी एटीपी है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 14 किलो कैलोरी। इससे ऊर्जा तो मिल रही है ना हमें। अब जरा देखिए
इस NADP में, NADP के 1 मोल में ये देखिए 2 × 53 किलो कैलोरी, तो यहाँ 6 2 5 10 106 किलो कैलोरी ऊर्जा हो गई। और पायरुविक एसिड में 2 गुणे यहाँ पर ये देखिए 173 किलो कैलोरी। हम ये निकालें, हमें मिला कितना था, ग्लूकोज में कितना था 686, जो आगे मैं बताने चल रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। हमें मिल कितना रहा है, प्राप्त कितना हो रहा है, प्राप्त कितना हो रहा है ये हमको देखना है। देखिए हम प्राप्त क्या कर रहे हैं, 14 किलो कैलोरी, फिर 14 किलो कैलोरी, फिर कितना 106 किलो कैलोरी, फिर कितना कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो गया, 546 हो गया। टोटल कितना प्राप्त हुआ, देखिए हमको प्राप्त कितना हो रहा है, 4 4 8 6 14 14 6 20 5 4 1 5 1 6 6 2 8 और यहाँ पे देखिए 5 1 6 4 4 8 6 14 14 6 20 और 1 1 2 4 2 6 2 8 5 1 680 किलो कैलोरी। देखिए यहाँ पे कुछ नंबरिंग गलत है। आपको जो मैं बताना चाहता हूँ इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर ये हमको प्राप्त हुआ और यूज हमने कितना कर लिया, यूज कितना हुआ ये जरा देखिए, 14 किलो कैलोरी माइनस हम करेंगे, कितना आ गया यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया 6, ये आया। हमें प्राप्त कितना हो रहा है, टोटल गेन कितना हुआ किलो कैलोरी में अगर कहा जाए, टोटल गेन 666 किलो कैलोरी। कितने का लॉस हुआ, 686 माइनस 666 कितना हुआ 0 2 20 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी का लॉस हुआ। अब मैं जो बताना चाहता हूं आप ध्यान से समझिए कि रिस्पिरेशन में हमेशा लॉस होता है, कभी गेन नहीं होता है, कभी लाभ नहीं होता है। एनर्जी जैसे इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हम जब देख रहे हैं केवल अभी ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, देखिएगा भैया, केवल अभी ग्लाइकोलाइसिस हमने देखा और इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज में इतनी एनर्जी थी, जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी हमको मिली नहीं है। हीट के रूप में लगभग 20 किलो कैलोरी ऊर्जा तो नुकसान हो गई। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको ये पता है कि कुल हमको कितना मिलेगा, 38 ATP का यहाँ पर हमको मिलेगा। और सोचिए कि 38 ATP में आप 7.3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो किलो कैलोरी में आ जाएगा। तो हमको क्या हो रहा है, लगातार नुकसान हो रही है। ठीक है, आवाज आ रही है अब? चलिए ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है?
चलिए बस आज की क्लास इसी पर मैं फिनिश करूँगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा हमेशा रेस्पिरेशन में एनर्जी का लॉस होता है भैया, और मैंने आपको दिखा दिया, एक स्टेप में दिखा दिया ग्लाइकोलाइसिस में जितनी ऊर्जा मेरे पास थी, मतलब ग्लूकोज के 1 मोल में थी, और इतनी ऊर्जा हमको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरी तरह से जल रहा है तो इतनी ऊर्जा निकलेगी। जब इतनी ऊर्जा निकलेगी तो मिली कहाँ हमको? मिली नहीं भाई, मिली हमको कितनी? केवल 666 मिली। यहाँ पे 20 किलो कैलोरी का नुकसान हो गया, और वह नुकसान हीट के रूप में शरीर से बाहर या बॉडी से बाहर चला जाता है। इस प्रकार से रेस्पिरेशन नुकसान का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस में ये इतनी सी चीज़ें हैं, मेन बातें आपको मैंने बता दिया। और कुछ चीज़ें हैं, इसको आप जान लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा। ग्लाइकोलाइसिस सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। कनेक्टिंग लिंक कहाँ? इन बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हो गया। डिस्कवर कौन किया? एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। इसलिए इसको EMP पाथवे कहा जाता है। इस ग्लाइकोलाइसिस, जरा देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स में कंप्लीट होगा भैया। कहीं पर पूरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। याद रखिएगा, 10 स्टेप है। और एंड प्रोडक्ट कौन होता है, कहाँ कहाँ एनर्जी बन रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी गई है। जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें 6 ATP मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए ठीक है, आज की क्लास इसी पर बंद करेंगे। कल हम शुरू करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुविक एसिड। ओके, थैंक यू।